साथियों नमस्कार, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों अभी तक हमने सामाजिक विज्ञान की रेगुलर कक्षा में प्रतिदिन एक एक यूनिट की जो वीडियो है आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी सेशन में, इसी कड़ी में आज हम यूनिट 13 पर बात करेंगे, इकाई 13 पर बात करेंगे। सामाजिक विज्ञान की कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं। जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पुराना जितने भी 12 यूनिट की वीडियो जो है प्लेलिस्ट मैंने बना दी है यूट्यूब में, तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा करके आप देख सकते हैं। आज की हमारी इस क्लास पर हम बात करेंगे, इकाई 13 है, सीजीटेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान वाले स्टूडेंट, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 की तैयारी करने वाले वर्ग 2 सभी विषयों के लिए ये उपयोगी है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करें। आज इकाई 13 पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान की ये लास्ट यूनिट है मेरे दोस्तों। आज की इस सेशन में बात की जाएगी सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और इसकी प्रकृति क्या होती है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ कक्ष की गतिविधि पर बात की जाएगी, अर्थात सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो कक्ष में करवाई जा सकती है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के दौरान क्या क्या समस्याएं बच्चों को फेस करनी होती है, क्यों वो सामाजिक विज्ञान को समझ नहीं पाते, इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट कार्य और मूल्यांकन जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं मूल्यांकन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन विषयों में आज के सेशन में चर्चा होगी। साथ ही नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। यूनिट 13 इकाई 13 है। इकाई 13 में सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति के बारे में आज के इस सेशन में बात होगी, अर्थात शैक्षिक मुद्दों की बात होगी। चलिए अब सामाजिक विज्ञान की तरफ हम बढ़ें, उनकी प्रकृति को जानें, सामाजिक अध्ययन कैसे बच्चों को कराएं, इसके पहले हम इसकी अवधारणा को जान लें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी हो जाता है मेरे दोस्तों। और सामाजिक विज्ञान अवधारणा की बात करूं तो ये जो सामाजिक विज्ञान है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों। एक होता है सोशल और दूसरा होता है साइंस। सोशल अर्थात देखिए, सोशल का अर्थ होता है सामाजिक और साइंस का अर्थ होता है विज्ञान। तो अगर हम इन दोनों को कोरिलेट करें तो सामाजिक विज्ञान शब्द का प्रयोग मानव तथा समाज से संबंधित किसी भी प्रकार के अध्ययन के लिए किया जाता है। मतलब देखो, सामाजिक विज्ञान, समाज, अब समाज में किसकी चर्चा होती है? एक तो समाज की चर्चा होती है और वहां के लोगों की चर्चा होती है। अर्थात जब मानव और समाज के बीच के जब अध्ययन, उनके संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे बात करूं मैं मेरे दोस्तों, तो किसी सही अर्थ में यह शब्द उन वैज्ञानिक पद्धतियों का संकेत देता है जिनका प्रयोग मानवीय संबंधों के जटिल एवं पेचीदा ताने बाने तथा संगठनों के उन रूपों के अध्ययन हेतु किया जाता है जो व्यक्तियों को समाज के साथ रहने में सहायता करता है। कहने का तात्पर्य है समाज के साथ एक व्यक्ति का नैतिक संबंध कैसा होगा, एक व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक रिश्ता कैसा होगा, उनके साथ, समाज के लोगों के साथ मैं कैसे अपना व्यवहार को तालमेल बैठा के चलूं, इन तमाम बिंदुओं का हम अध्ययन सामाजिक विज्ञान में करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करूं मैं, सामाजिक विज्ञान उन विषयों को शामिल किया जाता है जो सामाजिक जीवन के विविध पक्षों से संबंधित है। देखिए भाई, सामाजिक विज्ञान में अनावश्यक विषय को हम क्यों डालें? उन्हीं विषयों को शामिल करें जो हमारे जीवन और समाज से जुड़ा हुआ हो। तो सबसे पहला सवाल तो आपका यही पर बन जाता है मेरे दोस्तों, सामाजिक विज्ञान विषय में कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है।
ठीक है, एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों के आधार पर। तो समाज शास्त्र आपने देखा होगा, समाज शास्त्र को शामिल किया जाता है, मानव शास्त्र भी शामिल रहता है, अर्थशास्त्र भी शामिल रहता है, राजनीति विज्ञान भी आपको देखने को मिलता है, भूगोल भी आपको देखने को मिलता है, सामाजिक मनोविज्ञान भी सामाजिक विज्ञान का ही हिस्सा है, इतिहास, शिक्षा और कानून जिसको संविधान भी कहा जाता है। तो इन तमाम विषयों को सामाजिक विज्ञान में स्थान दिया गया है। दोस्तों आगे बात करूं मैं सामाजिक अध्ययन की या सामाजिक विज्ञान की प्रकृति क्या होती है। देखो यहां पर प्रकृति कहने से क्या तात्पर्य है, प्रकृति कहने से तात्पर्य है नेचर की, है ना। तो सामाजिक विज्ञान का नेचर क्या है तो आज प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है और इसी वजह से समाज को नए लोगों की भी उत्पत्ति आज समाज में हो रही है। कहने का तात्पर्य है आज समाज में बदलाव हो रहा है, चाहे वह सामाजिक दृष्टिकोण हो या पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में बदलाव क्यों ना हो, लेकिन समाज में बदलाव हो रहा है। और वो समाज में आखिर बदलाव क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां नए नए लोगों की उत्पत्ति हो रही, मतलब ऐसे ऐसे नए नए लोग हैं जिनकी सोच आधुनिक है और आधुनिक सोच से समाज को भी ऊपर उठाने के लिए क्या मिल रहा है भाई, एक सपोर्ट कहना चाहिए समाज को मिल रहा है। ठीक है, जीवन जीने की कला भी बदल रही है ना, अर्थात आज जीवन जीने की कला बदल रही है, जीवन जीने की कला बदला है। वर्तमान में सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हो रहा है, मतलब पहले जो समाज के नियम चलते थे उनमें भी अब जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। तो मानव व्यवहार व मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक विज्ञान को जानना है तो उसके पूर्व उसकी प्रकृति को जानना जरूरी है ना भाई, क्योंकि आज हमने उनके बारे में जाना, अगले कुछ सालों में और बदलाव आ गया, फिर कुछ सालों में और बदलाव आ गया। लेकिन यदि हमने सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को जान लिया तो हम ये कह सकते हैं कि हमने सामाजिक विज्ञान को समझ लिया है ना। तो प्रकृति को हमको जानना बेहद जरूरी है और इस विषय की जो प्रकृति है उसको हमने 3 रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया है। और ये क्या क्या 3 रूप में है, तो पहला तो है साथियों सामाजिक विज्ञान एक विज्ञान है। देखो सामाजिक विज्ञान विज्ञान का ही हिस्सा है, क्लियर है, ये पहली प्रकृति हो गई। दूसरी प्रकृति सामाजिक विज्ञान एक कला है। अब कला कैसे है मेरे दोस्तों, जीवन जीने की कला कौन सिखाती है, सामाजिक विज्ञान सिखाती है। हमें पैसे कैसे कमाना है, सामाजिक विज्ञान सिखाती है ना। हमको कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, हमको कौन सिखाता है, सामाजिक विज्ञान सिखाता है। कैसे कैसे मेरे दोस्तों, सोचने वाली यह बात आ रही है कि कैसे सिखाएगा भाई, मतलब समाज शास्त्र को ले लो, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है हमको समाज शास्त्र सिखाता है। कैसे हमको राजनीतिक तरीके से बात करना है, राजनीति विज्ञान सिखाता है ना। कैसे हमको पुरानी चीजों के साथ में नए चीजों को जोड़ना है, आपका इतिहास सिखाता है ना भाई। तो तमाम चीजें, जैसे हमको नियम में कैसे चलना है, संविधान सिखाता है, क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है, संविधान से हमको मिलता है। हमारे कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से कर्तव्य है, ये हमको कौन देता है मेरे दोस्तों, संविधान से जानकारी मिलती है। और कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं, है ना भाई। और सामाजिक विज्ञान कला और विज्ञान दोनों हैं, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर है भाई, ओके। शॉर्ट एंड स्वीट कर रहा हूं, आगे बात कर लेता हूं मैं इसी में कक्षा कक्ष की प्रक्रिया एवं गतिविधि। देखो भाई, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया एवं गतिविधि अब क्या हो सकती है ना। तो अध्यापन के दौरान कक्षा में होने वाली समस्त क्रियाएं, देखो मान लीजिए मैं एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूं, कक्षा में मैं पढ़ा रहा हूं
और पढ़ाने के दौरान अगर मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं तो वो गतिविधि में शामिल रहता है। ठीक है, ताकि देखो किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में यदि वह सपोर्ट कर रहा है, सहायता कर रहा है, तो वो गतिविधि है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब सामाजिक विज्ञान में कैसे गतिविधि होई सर? विज्ञान गणित मन में तो समझ में आते, सामाजिक विज्ञान में कैसे होई, है ना? तो कई तरह से आप गतिविधि बना सकते हो मेरे दोस्तों। आप एक टीचर हो, आप में सृजनात्मक कौशल के गुण हैं और आप उसी सृजनशीलता का उपयोग करके तरह तरह के एक्टिविटी स्वयं बना सकते हो। किसी दूसरे के बुक में लिखी गतिविधि को क्यों फॉलो करें? आप एक टीचर हो, आप क्रिएटिव माइंड्स के हो, सकारात्मक विचार आपके में हैं, लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को आप पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हो, तो भाई आपके लिए कोई कहना चाहिए मुश्किल नहीं कि आप गतिविधि नहीं बना सकते, है ना भाई? चलिए, शिक्षण के पूर्व देखो, अब आपको सामाजिक विज्ञान को पढ़ाना है, तो पढ़ाने के पूर्व आपको कौन कौन सी क्रियाओं को ध्यान देना होता है? तो आपको पहले तो योजना बनाना होता है, परिकल्पना जिसको कहा जाता है, मतलब कल्पना कर लेंगे कि मोला ये करना है कक्षा में जहां था। इसको क्या बोलते हैं भाई? दैनिक शिक्षण योजना। मतलब सामाजिक विज्ञान पढ़ा तो बच्चों में कौन सी कौशल विकसित करूंगा, मतलब देखो क्या कहना है, क्या सिखाएंगे। दैनिक शिक्षण योजना बनाते कैसे हैं मेरे दोस्तों? पहले तो आप लिखोगे उद्देश्य, और वही क्या है, क्या सिखाएंगे। तो क्या सिखाएंगे बच्चों में, कैसे सिखाएंगे? दूसरी बात, पहले तो क्या सिखाएंगे। अब मुझे पता है कि नैतिक गुण मैं बच्चों में विकसित करूंगा, तो कैसे विकसित करूंगा, है ना? तो ये शिक्षण विधि की बात की जा रहेगी, कैसे विकसित करूंगा, क्या शिक्षण विधि रहेंगी, है ना? कितने बच्चों ने सीखा, नहीं सीखा, उनके लिए क्या करेंगे, अगला दिन फिर क्या पाठ सिखाएंगे। ये तमाम चीजें शिक्षण के पूर्व जो दैनिक शिक्षण योजना बनती है उसमें क्या रहता है भाई, ये चीज उल्लेखित रहता है। क्लियर है ना? विद्यार्थियों को समझना, देखिए एक शिक्षक होने के नाते प्रत्येक बच्चे के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना होगा, क्योंकि कक्षा में यदि 25 बच्चे हैं मेरे दोस्तों, तो एक जैसा कोई बच्चा नहीं सोचता। प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या होता है दोस्तों, भिन्न होता है, और भिन्न है तो आपको हर बच्चे के माइंड पर ध्यान देना है, हर बच्चों की सोच पर ध्यान देना है, प्रत्येक बच्चे के समझ के स्तर को जानकर ही आपको गतिविधि का निर्माण करना है। ठीक है दोस्तों, विषय का ज्ञान देखो भाई, आपको किसी और ने गतिविधि बना के दे दी, उड़ न मुड़ पता है वो विषय के बारे में, और कक्षा में जाके पढ़ावे तो कायला पढ़ावे, लिखा है तिलक कई के आ जावे, ऐसा नहीं होना। विषय के प्रति आपकी ज्ञान होनी आवश्यक है मेरे दोस्तों। यदि आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो आप कैसे बच्चों को सिखाओगे, है ना? तो आपके पास नॉलेज बहुत जरूरी है, विषय की ज्ञान बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो ये शिक्षण के पूर्व के दौरान जो है एक्टिविटी आप क्या क्या करवाओगे वो है। ठीक है, अब आपने शिक्षा मतलब क्या, पढ़ाने के पहले क्या क्या करोगे आपने बना लिया। ठीक है ना मेरे दोस्तों? अब कक्षा में घुस गए, पढ़ाने चले गए आप कक्षा में, अब क्या करोगे? कक्षा 7वीं में आप तो घुस तो गए हो पढ़ाने के लिए, बट जब आप कक्षा भीतर घुस रहे हो तो क्या होइस, लड़का मन खड़े होइस, गुड मॉर्निंग सर, बैठ जाओ बेटा, बेटियों बैठ जाओ बच्चों, ऐसा बोलोगे, बच्चे क्या करेंगे, बैठ गए। अब आपके पास योजना पहले से मौजूद है। अब इस कक्षा में चले गए हो, अब क्या क्या करोगे? शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण मतलब आप चाहो तो ब्लैक बोर्ड में कोंटे में लिख लो, है ना, कि मुझे आज ये सिखाना है। ठीक है दोस्तों, शिक्षण उद्देश्य मतलब आपको उस उद्देश्य को आज के
35 से 40 मिनट के इस कालखंड में बच्चों में ये जो उद्देश्य अर्थात कौशल विकसित करना है, ये क्लियर है आपका। पहले से दैनिक योजना आपने ऑलरेडी क्या है, क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब यहां पर शिक्षण विधि, सर्वप्रथम आपने एक विधि तो नहीं लिखा होगा शिक्षण विधि में, 2-3 लिखा होगा। तो सबसे पहले एक विधि का चयन कीजिए जिसको आप पहले बताओगे। बच्चा मान लीजिए 25 चिल्ड्रंस यदि आपके साथ स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए उस फर्स्ट मेथड आपने यूज किया, इस पहले मेथड से पूरे बच्चे नहीं सीख पाए। कितने बच्चे सीखे? 20 स्टूडेंट सीख पाए, 5 स्टूडेंट नहीं सीख पाए। अब दूसरे मेथड का आप उपयोग कर सकते हो जिससे कि वो जो शेष बचे 5 बच्चे को भी सीखने का अवसर मिल सके। इस तरह से उन जितने भी गतिविधियां आपने बनाई हैं उन गतिविधियों को आप बारी बारी करके सभी बच्चों को आप सिखाओगे। अब मान लीजिए आपकी 40 मिनट की कालखंड जो है समाप्त हो गई। अब आप 2 बच्चों को सिखा ही नहीं पाए। आपको सोचना है आखिर ये बच्चे सीख क्यों नहीं पाए। यहां पर एक और सवाल निकल कर आता है, कई टीचर जो है बच्चे के ऊपर ब्लेम करते हैं कि तोर लड़का तो सीखे नहीं सका है, कमजोर है, गधा है, ऐसे वैसे। गधा शब्द से तो आप बिल्कुल भी बच्चे को संबोधित नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। याद रखना इस बात को, बच्चे को इस तरह के शब्दों का प्रयोग कतई नहीं कर सकते। बच्चे हीन भावना से ग्रसित होते हैं, याद रखना इस बात को। तो बच्चा यदि बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो वो बच्चे की गलती नहीं है। वो किसकी गलती है भाई? वो टीचर की गलती है, क्योंकि टीचर सिखा ही नहीं पा रहा। बच्चे तो सीखेंगे, आप सिखाओगे। ऐसा कहता है मनोविज्ञान, शिक्षण शास्त्र यही कहता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो जो बच्चे नहीं सीख पाए उसके लिए कुछ और तरीका अपनाओगे ताकि जो शेष बचे 2 बच्चे हैं वो भी सीख जाए। क्लियर है? अब हमने शिक्षण विधि का चयन कर लिया। विभिन्न अब गतिविधियां देखो अब उस विधि के साथ साथ जो गतिविधि हमने बनाई है उसका भी उपयोग करते हुए बच्चों को सिखाते रहेंगे, ठीक है। उस कक्ष में सामाजिक विज्ञान की विभिन्न गतिविधियों का उपयोग करके सिखाएंगे। और जब उपयोग करेंगे हमको टीएलएम की जरूरत पड़ेगी मेरे दोस्तों, सहायक शिक्षण सामग्री की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए बच्चों को भूगोल पढ़ा रहे हैं तो बड़े वाला नक्शा की जरूरत पड़ी है ना। चाहे ग्लोब ले आवा कक्षा मन में रहते, प्राइमरी मिडिल सभी जगह से नक्शा वक्शा मन भारत के कति करा नेपाल की, कति करा छत्तीसगढ़ है, कति करा मध्य प्रदेश है, ओला बताना है नक्शा के माध्यम से हम बता सकते हैं, है ना। ये सहायक शिक्षण सामग्री है जिनका उपयोग हमको कक्षा के दौरान करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न उदाहरण दे करके भाई सिखाना है ना। एक ठन में सिखा दे जला लिख के गिले गए हस वो तला सिखा दे, लिख के भी लगे तो आती अकन उदाहरण लिखे रहा ताकि लड़का मन बार बार उदाहरण न समझे और एक स्थायी अवधारणा बच्चे के दिमाग में क्या हो जाए मेरे दोस्तों, विकसित हो जाए। क्लियर है ना। इस तरह से आपको उदाहरण देख के सिखाना है। श्याम पट सार मतलब श्याम पट पर भी आप कुछ चीजें आप सिखाने के लिए उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो कक्षा में आपने बढ़िया से पढ़ा लिया बच्चों को, है ना। अब शिक्षण के पश्चात आपको क्या करना है ना। तो उसको आप एक बार रिवीजन करवा दो। लास्ट के 5 या 10 मिनट जब बचे हो तब जो है रिकॉल करवा दो कि आज हमने ये पढ़ा, ये समझा, ये जाना, ठीक है ना। और इसके बाद आप बच्चों का मूल्यांकन कैसे लोगे? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मतलब उसी दौरान पूछो, मतलब आप पढ़ा रहे हो बीच बीच में बच्चों से पूछते रहो कि बच्चा आपके हर एक कहना चाहिए अवधारणा को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है ना। तो ये भी जरूरी है शिक्षण के पश्चात, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों एक शब्द आया टीएलएम, गतिविधि आधारित टीएलएम, है ना।
तो कोई भी गतिविधि है उनसे जुड़ा हुआ टीएलएम, जैसे मैंने कहा आज बच्चों को छत्तीसगढ़ के बारे में बताऊंगा, छत्तीसगढ़ कहाँ है उनकी समझ विकसित करेंगे। इसके लिए हमको क्या लगेगा, चार्ट लगेगा या ग्लोब लगेगा और जो भी चीजें लगे, है ना भाई। तो इसके लिए मानचित्र जिसको हम बोलते हैं मेरे दोस्तों, तो जैसे मैंने अभी बात किया भूगोल की, तो उसके लिए आपको मानचित्र का आप उपयोग कर सकते हो। सामाजिक विज्ञान है तो ये जितने भी आपको दिख रहा है ना मेरे दोस्तों सामाजिक विज्ञान की शिक्षक अगर ये तमाम चीजें उनके पास नहीं है ना, तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा व्यर्थ है, मैं बता दूं आपको, ठीक है। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के पास मानचित्र होना बेहद जरूरी है, ग्लोब होना बेहद जरूरी है, आरेख होना जरूरी है, चार्ट भी आप रखो, दीवार हल्का हरा या पीला होना चाहिए। इस तरह से जो है आपकी गतिविधि के दौरान जो टीएलएम है, इस तरह की टीएलएम जो है आपके पास एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते मौजूद होना जरूरी है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करेंगे सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की जो समस्या है देखो अब सामाजिक विज्ञान को पढ़ने में, अध्ययन करने में बच्चों को कैसे समस्या आती है, आखिर ये समस्या है क्या चीज। सबसे पहले हम जानबो कि ये समस्या काय चीज है, ओकर बाद हम ये समस्या ला कैसे निपटारा करना है तेला सोचबो, है ना। तो समस्या क्या है, देखो जॉन डीवी जो बात तुच्छ या सामान्य होने पर भी, जॉन डीवी का कथन है, क्या कथन है, जो बात तुच्छ या सामान्य होने पर भी मस्तिष्क को इस प्रकार से बेचैन करे और चुनौती दे कि विश्वास भी अनिश्चित बन जाए, उसमें वास्तविक समस्याएं रहती है। देखो बढ़िया बात कही है भाई जॉन डीवी ने एक दार्शनिक है जॉन डीवी, और जॉन डीवी का कहना है कि कोई भी ऐसी बात, भले वो बात सामान्य हो, लेकिन हमारे यदि वह मस्तिष्क को बेचैन कर दे, हमें छटपटाने में मजबूर कर दे और हमारे जो विश्वास है उसको भी अविश्वास में बदल दे, तो यही समस्या कहलाता है। मान लीजिए एक बच्चे को मैंने दिया जोड़ना, 8 और 5 को जोड़ो बेटा। अब इस सवाल, बच्चों को ये सवाल मजबूर कर रहा है, उनको सोचने में मजबूर कर रहा है और वो कंफ्यूज है कि इसका आंसर यही आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर यही समस्या बन जाती है ना। क्लियर है भाई समस्या क्या है। अब सामाजिक विज्ञान से जुड़ी हुई समस्या, बच्चों के सामने कौन कौन सी समस्या आ सकती है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में, देखो एक तो है छात्रों से जुड़ी हुई समस्या, एक शिक्षक के पास आएंगी। क्या समस्या, अधिगम अक्षमता। कहने का क्या तात्पर्य है भाई, बच्चे सीखने में अक्षम हैं, मतलब सामाजिक विज्ञान को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, सीख ना पा रहे हो, ये समस्या बच्चों के जो है आ सकते हैं एक टीचर के पास। दूसरी है रुचि एवं अभिप्रेरणा का अभाव। देखो सामाजिक विज्ञान बहुत ही उबाऊ विषय है, नींद ले आते जब सामाजिक विज्ञान सुनत रही है ना, कथा कहानी बराबर लागते, नीनी आ जाते साथियों। तो इसमें रुचि नहीं लोगे, रुचि का अभाव आएगा, ये भी एक समस्या है। अभिप्रेरणा मतलब जब तक आपको एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक मोटिवेट नहीं कर देता, तब तक जो है ये समस्या बनी रहेंगी। जब तक आपको इसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी, है ना। तो रुचि और अभिप्रेरणा की भी एक समस्या आती है। और रुचि की जब बात आती है, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात मतलब कई जन की रुचि अक्सर आप मन देखिया पहा भी, जब वो कक्षा 6वीं 7वीं पढ़ते ना, तब जब उनकी रुचि कौन विषय अच्छा लगते पूछिया का कथे, मोला सामाजिक विज्ञान अच्छा लगते, मोला विज्ञान अच्छा लगते, मोला गणित अच्छा लगते, सब अपन अपन विषय ला बताते। मोला कहूँ कथे मोला हिंदी बने लगते, कथे ना भाई। ये जन्मजात मतलब इसको हमने डाला नहीं है, हमने प्रेशर देके रुचि नहीं लाया, उनकी रुचि स्वेच्छा में आ गई है, स्वैच्छिक रुचि है उनकी मेरे दोस्तों, तो ये जन्मजात है। और कुछ रुचियां जिसको बाहर से इंटरेस्ट जगाया जाता है, वो अर्जित रुचि में आता है। तो इस प्रकार की समस्या छात्रों से जुड़ी हुई हो सकती है। शिक्षक से जुड़ी हुई समस्या की बात कर लूं मैं,
तो शिक्षक से जुड़ी हुई भी अनेकों प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, जैसे संबद्धता का अभाव, मतलब जो है विषय के साथ अगर संबंध नहीं बना सकते, सही तालमेल नहीं बना सकने की वजह से भी शिक्षक को समस्या देखने को मिलती है। टीएलएम से संबंधित कभी कभी क्या होता है, शिक्षक बिना टीएलएम के कक्षा में चला गया है तो वो भी एक समस्या है। पूर्व तैयारी का अभाव, मतलब पढ़ाने से पहले यदि पाठ योजना नहीं बनाए हैं, दैनिक योजना नहीं बनाए हैं, तो भी जो है शिक्षकों से जुड़ी ये समस्या है। क्या सिखाना है वहां पर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कक्षा में, लेकिन आपकी पहले से तैयारी है तो 40 मिनट कैसे कटेगा आप स्वयं उस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आपकी पहले से योजना नहीं बनी है, 10 मिनट पढ़ाओगे, 30 मिनट आप सोचते रहोगे कि क्या पढ़ाऊं, है ना। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, शिक्षक से जुड़ी हुई समस्या है। अब कार्य कारण संबंध को नहीं समझ पाना, देखो भाई कोई भी कार्य यदि ऐसा हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है, अर्थात कार्य कारण संबंध को न खोज पाना भी एक शिक्षक की समस्या है। और परंपरागत शिक्षण विधि, देखो बहुत जुन्ना शिक्षण विधि ला प्रयोग करा था, ये भी एक समस्या है। आज के आधुनिक दौर में आधुनिक शिक्षण विधियों का उपयोग करना जरूरी है, तभी जो है शिक्षण प्रक्रिया बेहतर होगा, है ना भाई। अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन कई शिक्षकों से हमें यही देखने को मिलता है कि वह जो है पढ़ाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। घंटी बजीस तक ठुलुक थलक करत ले 10 मिनट होते तहाँ कक्षा में जाते, 15 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट बचे रहते तहाँ फिर आ जाते अपन ऑफिस में बैठे रहते। तो ये भी स्थितियां हैं, अपने कर्तव्य अपने जिम्मेदारी का अभाव भी जो है शिक्षकों से जुड़ी हुई समस्या है। तो इन सभी प्रकार की समस्या शिक्षकों से जुड़ी हुई हो सकती है। और साथियों आप भी भावी शिक्षक बनने वाले हो तो इन समस्याओं को आपको बिल्कुल बचना है, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना है मेरे दोस्तों। विषय से संबंधित समस्या की बात करें तो जैसे टाइम टेबल का सही तरीके से नहीं बना होना कि कौन सी कालखंड में कौन सा विषय पढ़ाना है, कई जगह में टाइम टेबल नहीं बने रहा है, जी गुरुजी पाथे ती गुरुजी आ जाके पढ़ाते, तो ये भी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। विषयों का समूह, भाई कौन से विषय को कितने दिन पढ़ाना है, आप देखे होंगे पाठ्य पुस्तक में रहता है कि पाठ 1 को इतना कालखंड लिया जाएगा, पाठ 2 को इतना कालखंड लिया जाएगा, आप देखना सभी चीजें मिलेंगी आपको, है ना। विषयों का हल्का मानना, और कई शिक्षक ऐसे भी होते हैं, ये अक्सर ना एक दूसरे के विरोधी शिक्षकों में ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे गणित वाला शिक्षक है, सामाजिक विज्ञान सफा सरलेगा आज होता है पढ़ा 2 दिन तक गम लपावे कक्का सरले। कोई विषय सरल नहीं है मेरे दोस्तों, और कोई विषय कठिन भी नहीं है ना। लेकिन मैं विज्ञान गणित वाला हूं ना, सामाजिक विज्ञान है सफा सरल विषय, कला लेके पढ़े थे। और सबसे ज्यादा भेदभाव कहाँ होता है भाई, विषय चयन पर होता है मेरे दोस्तों। क्या बोला जाता है, सफा गधा है, आर्ट लेके पढ़ा थे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आर्ट एक विषय नहीं है, क्या विषय है ना। सभी एक विषय है और सभी समान है, कोई छोटा या कोई बड़ा विषय नहीं होता। लोगों की सोच उसको छोटा बड़ा बना देता है, तो हल्का कभी नहीं माने कोई भी विषय को, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कला विषय में नौकरी नहीं है, काबर करबो। अरे ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, गणित विषय में कहाँ नौकरी है उसी को बता दो मेरे पास। आज जो कलेक्टर बन रहा है, तहसीलदार बन रहा है, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए कौन विषय ले रहा है, सामाजिक विज्ञान ही प्रमुख है। इसलिए कई सारे को आप देखेंगे 12वीं में मैथ्स में टॉपर होने के बाद भी वो कॉलेज में बीए कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है विज्ञान गणित मेरा अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं कला पर पकड़ बनाऊं ताकि मेरा पीएससी क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि कला विषय का ही भरमार है मेरे दोस्तों। तो यही विषय आपका आधार है। कभी ऐसे ना सोचे कि सामाजिक विज्ञान वालों का कोई रोल नहीं है। आज ढेरों संभावनाएं अवसर हैं, ठीक है ना। कलेक्टर बनना होकर से बड़े पद कहाँ होते जी, सरकारी नौकरी में आपे मन बतावा। सबले बड़े जो सीधी भर्ती से चयन कमा होते, कलेक्टर बड़े पद है ना। तो भाई जब इतना बड़ा पद, जब सामाजिक विज्ञान दर्जा मिला है, मतलब सामाजिक विज्ञान विषय रहता है, तो आप स्वयं सोच सकते हैं। कभी कभी क्या है, प्रयोगशाला नहीं होता। हाँ भाई सही है,
सामाजिक विज्ञान का कोई प्रयोगशाला नहीं है तो बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं जाता। कई साथी बोलते हैं कि हम हाथ से कुछ करेंगे, क्या बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो ये भी एक वजह बनती है विषय से संबंधित समस्या। पाठ्यक्रम की व्यापकीकरण या व्यापक, सामाजिक विज्ञान बहुत बड़ा है, व्यापक है इसका सिलेबस। अक्सर यही वजह है हम जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करथन ना, तो मन सब कथन में खुद कथन भाई सामाजिक विज्ञान हमन कतको पढ़ा था ना, पढ़ा था ना, इतना अथाह है सामाजिक विज्ञान, कति मेर ला पढ़बे और कति मेर ले पूछ दी ते कर कोई भरोसा नहीं है। विज्ञान गणित तो एक लिमिटेड सिलेबस है मेरे दोस्तों, है ना, लेकिन सामाजिक विज्ञान का सिलेबस लिमिटेड नहीं है। सिंधु कालीन सभ्यता को आपने पढ़ा है, लेकिन प्रश्न कहां से आएगा आप स्वयं अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसा होता है ना, ऐसा आपको देखने को मिलता है। और आप ब्लेम कभी किसी पर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि विषय की प्रकृति ही ऐसी है, सामाजिक विज्ञान की एक समस्या है मेरे दोस्तों कि ये बहुत ही व्यापक पाठ्यक्रम है, ठीक है ना, तो इसको भी आपको समझना होगा। ठीक है साथियों, ये तो सभी हो गया सामाजिक विज्ञान की समस्या। अब मैं बात करूं इसके समाधान की कि आखिर सामाजिक विज्ञान का समाधान कैसे हो मेरे दोस्तों। तो देखो, सामान्यतः प्रयत्न और भूल का सिद्धांत काम में लिया जाता है। देखो, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक की है, आपने जाना, समझा, पढ़ा भी है, बाल विकास में हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर प्रयत्न करोगे, सामाजिक विज्ञान को पढ़ने की कोशिश करोगे, गलतियां भी होंगी लेकिन सीखोगे, और इसी मेथड का आपको समस्या के समाधान के लिए उपयोग करना है, क्योंकि गलतियां करना भी सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आप जान रहे हो इसको, गलती करना भी सीखना है ना, याद रखना। अब जॉन डीवी ने पढ़े लिखे लोगों हेतु उचित नहीं माना, ये जो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है उसको एजुकेटेड लोगों के लिए ठीक नहीं माना। क्यों? वे विमर्शी चिंतन का सुझाव देते हैं। विमर्शी चिंतन क्या होता है ये जॉन डीवी का है। वे जो है प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को अच्छा नहीं माना, उन्होंने विमर्शी चिंतन को कहा है। और ये जो विमर्शी चिंतन है दो रूप है, एक तो आगमन और निगमन। अब आगमन और निगमन कहे तत्के तुमन के आंखें खुल गए हो ही, बुद्धि एकदम क्लियर हो गए हो, जान डारे हो कि आगमन और निगमन का होते। तो मैं आगमन और निगमन ला फोड़ फोड़ के नहीं बतावा संगवारी हो। आगमन और निगमन ला आप मन समझ गए हा, एकरे जो है जान डीवी हा यही तरीका नियम ला उपयोग करके पढ़ाए के बाद करे है, ठीक है। आप समस्या समाधान के क्या क्या सोपान, तो कई सारे इनके स्टेजेस हो सकते हैं, चरण हो सकते हैं, इसको सोपान भी हम कह सकते हैं। तो देखो, एक तो तत्परता, भाई जब तक आप तत्पर नहीं हो सीखने के लिए तब तक आप नहीं सीखते। थॉर्नडाइक के नियम है भाई, गौड़ नियम वगैरह में तत्परता का नियम। तो जब तक जो है आप तत्पर नहीं हो तब तक, अब आपकी तत्परता ही नहीं, आप घोड़े में बैठो तो कौन सिखाएगा? जबरन कोई तो लपा के घोड़ा में थोड़ी बैठा दी है, घोड़ा दौड़ाए बा, सिखाए बा। तो जब तक आप सीखने के लिए तत्परता नहीं दिखाओगे तब तक आप नहीं सीख सकते। ये सभी विषयों के लिए लागू होता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, इनके अर्थ, इनके परिभाषा को जब तक आप नहीं समझोगे, पहचान नहीं लोगे, तब तक आप नहीं सीख सकते, ठीक है। अन्वेषण अर्थात इनके तथ्यों को समझ नहीं लोगे तब तक जो है आप इनको नहीं समझ पाओगे, समाधान नहीं हो पाएगा। अनुमान लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। अनुमान लगाने का कौशल तो सभी में होनी चाहिए, ये कौशल बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। इसके अलावा मूल्य निरूपण अर्थात भविष्यवाणी भी एक तरह से आप इसको कह सकते हो। तो ये तमाम चीजें जरूरी है। अब भविष्यवाणी कैसे, जैसे मैंने राजनीति विज्ञान, भाई राजनीति आज के दुनिया में हुआ थे ना, ये राजनीति विज्ञान के ही हिस्सा है। अब जैसे अभी हमार भारत देश में आम चुनाव, लोकसभा चुनाव हुआ थे, है ना भाई, कई चरण में हो गए हैं और 2-3 चरण के अभी बचे हैं। 4 जून के रिजल्ट घला को अवैया है ना। अब हम अनुमान लगा था कि फलाना जी थी, ढेकाना जी थी, ये पार्टी है जी थी, वो पार्टी है जी थी। तो यही तो भविष्यवाणी है, यही तो मूल्य निरूपण है। और कैसे अनुमान लगा रहे हैं? किसी के छवि को देख करके हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये पार्टी जी थी, वो पार्टी थी। पार्टी से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के छवि से हम अनुमान लगा रहे हैं, है ना भाई। तो ये समस्या समाधान के सोपान हैं।
आगे बात करेंगे प्रोजेक्ट कार्य की, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा है मेरे दोस्तों। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट वर्क होता ही है। तो देखो, अब ये जो प्रोजेक्ट शब्द है, उसको ये शब्द को देने वाले रिचार्ड है। कौन है? रिचार्ड्स। और प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है भाई? किलपैट्रिक। कौन है प्रोजेक्ट विधि के जनक? किलपैट्रिक। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में रिचार्ड्स जो है, सबसे पहले प्रयोग 1908 में अमेरिका में हुआ था। और प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक, मैंने अभी बात की है इनकी। ठीक है भाई। अब इस किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड का उपयोग किया है और इसलिए इस विधि का जन्म जो है हुआ था। ठीक है ना, अर्थात प्रोजेक्ट बना करके सिखाया गया। अब प्रोजेक्ट विधि के भी कई सारे सोपान होते हैं। बात करें हम इनके सोपान की, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट बच्चों को देना है। प्रोजेक्ट मतलब एक समस्या देना जिनका समाधान बच्चे करेगा, है ना भाई। कोई भी समस्या या कोई भी ऐसे सवाल है समझो जिनका समाधान करना है। ठीक है, जैसे कुछ भी ऐसे प्रश्न, जैसे हम प्रकृति की बात करेंगे, जैसे सामाजिक विज्ञान की जैसे बात करेंगे, है ना भाई। तो परिवार में कोई भी सर्वे से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य जैसे बच्चों को हम देते हैं कि 5 घरों का सर्वे करके आंकड़े एकत्र करो, कितने शिक्षित हैं, कितने क्या शिक्षित हैं, क्या पढ़े हैं, है ना। तो इस तरह तो वो समस्या हो गई, अर्थात एक परिस्थितियां उत्पन्न किया कि ये काम करना है। अब उसके लिए योजना का चयन करेंगे, फिर योजना बनाएंगे, है ना। अब उस पर कार्य करना शुरू करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन करके हम एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं कि इतने शिक्षित हैं, इतने अशिक्षित हैं, इतनी दर्ज है, इतने वहां पर टोटल सदस्य है। तो इस तरह से जो है बच्चों को हम प्रोजेक्ट कार्य दे सकते हैं। ठीक है भाई। अब प्रोजेक्ट के विशेषता क्या क्या आती है, देखो, इसमें समस्या उत्पन्न करना सबसे महत्वपूर्ण पद है। मैंने वही कहा, जब तक जो है बच्चों के सामने सवाल नहीं लाओगे तब तक बच्चा कैसे उस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। सवाल मतलब यही प्रोजेक्ट उद्देश्य है। ठीक है ना। अगला है करके सीखने पर बल। चूंकि प्रोजेक्ट कार्य है, बच्चा स्वयं करता है और स्वयं करके सीखेगा। शिक्षक का कार्य, बच्चे को ग्रुप में कोई वर्क दे दिया, अब बच्चे उसको स्वयं करेंगे। 4-5 के ग्रुप में हैं तो मिलके करेंगे और मिलके करके फिर सीखते हैं। ठीक है, जीवन द्वारा सीखते हैं। सबसे बड़ी बात, अपने आसपास के परिवेश में, अब जैसे मैंने अभी कहा सर्वे कार्य, तो अपने समाज में जाएगा, अपने अड़ोसी पड़ोसी घर जाएगा, पूछेगा और वो जीवन द्वारा सीखता है। शिक्षण कार्य कक्षा व बाहर दोनों जगह, भी मैंने कहा बाहर मतलब वो समाज के लोगों से मिल रहा है, तो ये दोनों जगह संपन्न होता है ना भाई। कक्षा के अंदर में भी और बाहर में भी संपन्न होता है। इसके अलावा अध्यापक की भूमिका गौण व बालक की भूमिका मुख्य होती है। देखो, अध्यापक की गुड़िया मतलब अध्यापक की भूमिका बिल्कुल नगण्य, एकदम प्रश्न बस दे दी, कुछ करना नहीं है। लड़का मन सब कार्य लेकर ही, प्रोजेक्ट निर्माण वाला काम हो या एनीबॉडी कुछ भी काम क्यों ना हो, तो बच्चा स्वयं करता है। ठीक है, मतलब टीचर की भूमिका बिल्कुल नहीं के बराबर होती है और बालक की भूमिका मुख्य होती है। ठीक है ना। तो ये तो रहा प्रोजेक्ट कार्य की विशेषता। अब प्रोजेक्ट विधि के कुछ सिद्धांत की भी मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट विधि की कई सारे सिद्धांत, जैसे उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत और मितव्ययता का सिद्धांत। सभी पर बात नहीं करूंगा, इसको आप बेसिकली समझ रहे हो, है ना। समझ लीजिए कि ये सभी जो है प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत है। आगे मैं बात करता हूं प्रोजेक्ट कार्य के प्रकार की। प्रोजेक्ट कार्य कितने प्रकार के होते हैं, तो किलपैट्रिक जो कि प्रोजेक्ट विधि के जनक है, अपने पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड में निम्न प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार आपको दिया हुआ है, देखिए।
सृजनात्मक प्रोजेक्ट। मतलब सृजनात्मक प्रोजेक्ट के मतलब क्या है? देखो, प्रोजेक्ट भी कई प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को दे सकते हैं। सृजनात्मक प्रोजेक्ट मतलब जिसमें बच्चों को सोचने का अवसर मिले, विचार करने का अवसर मिले, तर्क करने का अवसर मिले, तो इन सबको क्या बोलेंगे? सृजनात्मक प्रोजेक्ट बोलते हैं। और रसास्वादन मतलब कार्य संपादन अभिनय के माध्यम से हो, गीत या कहानी के माध्यम से जब प्रोजेक्ट पूरा होता है तो रसास्वादन कहा जाता है। समस्यात्मक प्रोजेक्ट जब समस्या की खोजबीन करने से संबंधित जब कार्य बच्चों को दिया जाए तो वो क्या कहलाता है भाई? समस्या प्रोजेक्ट। और अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट में जब बच्चे को अभ्यास कराने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट कार्य दिया जाए तो उसको अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो ये प्रोजेक्ट के प्रकार हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट हम बच्चों को दे सकते हैं। अब प्रोजेक्ट कार्य के कुछ गुणों को देख लीजिए। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इनके लाभ भी कह सकते हैं, गुण मतलब लाभ। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, मतलब बच्चों के बुद्धि, उसके ज्ञान को ध्यान में रखकर मतलब बहुत ही अच्छा है, समझ सकते हो। यह थॉर्नडाइक के नियम का पालन करता है। अभी हमने बताया तत्परता के नियम की बात की हो या फिर प्रयत्न एवं भूल के नियम की बात की हो, तो ये सभी थॉर्नडाइक के नियम को फॉलो कर रहा है ना। प्रजातांत्रिक व सामाजिक भावना का विकास हो रहा है। देखो, बच्चे जब समूह में सीखता है, सामाजिक भावना विकसित हो रहा है। और प्रजातांत्रिक मतलब सबकी अपने अपने विचार को वहां पर रखा जाता है और उस पर अमल किया जाता है। ठीक है। सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। चूंकि साथियों प्रोजेक्ट विधि में करके सीखते हैं, और जब किसी चीज को आप स्वयं करके सीखोगे तो वह जो है क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। करके सीखा गया ज्ञान स्थायी ज्ञान है, इसलिए जो है इसमें सीखा गया ज्ञान स्थायी हो जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर बल दिया जाता है। मतलब कोई भी कार्य जब प्रोजेक्ट में दिया जा रहा है, कोई भी कार्य जब समूह में दिया जा रहा है, कोई प्रोजेक्ट जो है, तो प्रत्येक समूह के सदस्यों की एक एक जिम्मेदारी वहां पर निर्मित हो जाती है कि आपको ये करना है, उनको ये करना है। तो इसमें व्यक्तिगत भिन्नता पर भी बल दिया जाता है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट विधि के ये लाभ हो गया, और बढ़िया लाभ जो है प्रोजेक्ट विधि में देखने को मिलता है। इसके दोष पर भी बात कर लूं तो ये थोड़ा खर्चीली विधि है, क्योंकि आपको कहीं जाना पड़ सकता है। जैसे औद्योगिक चीजों के बारे में बताना, तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा खर्चा वाला विधि हो सकता है। सभी विषय वस्तु को इस विधि से समझा पाना भी संभव नहीं होता है ना भाई। जो विषय समझाने लायक है उसको समझा सकते हैं, लेकिन कुछ विषयों को समझाया नहीं जा सकता। परिश्रम भी अधिक लगता है, समय की भी ज्यादा इसमें आवश्यकता पड़ती है। अच्छी पुस्तक और प्रशिक्षण दोनों का भी अभाव है, इसलिए इस विधि के ये तमाम जो बिंदु है दोष है। ठीक है भाई। आगे मैं बात करूं इसमें मूल्यांकन की, तो देखिए अब मूल्यांकन क्या है, कैसे इसका मूल्यांकन करें सामाजिक विज्ञान का। तो किसी के मूल्य का जब हम आकलन करते हैं तो उसी को मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन को पहले समझो, अंग्रेजी में इसको इवैल्यूएशन कहा जाता है। किसी के मूल्य का जब अंकन करते हैं तो उसको ही हम मूल्यांकन कहते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक परिभाषा है। ठीक है। अब ये जो मूल्यांकन जब हम किसी का करते हैं या आकलन जब हम किसी का करते हैं, तो या तो हम उसको मात्रात्मक करेंगे या गुणात्मक करेंगे। तो समझो, अब मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किस उद्देश्य को प्राप्त, मतलब कितना सीखा, कहां तक सीखा, क्या क्या सीखा, कितना कहां तक सीखा, क्या क्या सीखा, यह सभी जानना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है ना। अब मूल्यांकन शिक्षण के आयाम की जब बात करें तो इनके प्रतिपादक कौन है? बेंजामिन ब्लूम है, जिन्होंने 3 आयाम बताया है, जिसे त्रिकोणीय सिद्धांत के नाम से भी बेंजामिन ब्लूम को पढ़ते हैं। और बाल विकास में बहुत ही बेहतर तरीके से ये आपको हमने बता दिया है। एक एक सिद्धांत को हमने बताया हुआ है, पेड क्लास में आप जा करके बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है भाई। चलिए, बेंजामिन ब्लूम के जो त्रिकोणीय सिद्धांत जिन्होंने दिया हुआ है, तो इसमें उद्देश्य देखिए अलग अलग है। उद्देश्य,
अधिगम अर्थात शिक्षण प्रक्रिया और उसका मूल्यांकन, और मूल्यांकन मतलब व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, ये त्रिकोणीय श्रृंखला होती है। मूल्यांकन के गुणों की बात कर ले। देखो मूल्यांकन के गुण ये आता है प्रश्न में आपके एग्जाम में, तो मूल्यांकन के गुण की बात करो तो इसमें वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, ठीक है, व्यापकता होती है, व्यवहारिकता होती है, निष्पक्षता होती है, विभेदीकरण होती है, उपयोगिता और वस्तुनिष्ठता होती है। ठीक है ना, ये सब इनके गुण है। क्लियर है भाई। इसी पर और एक आता है, इंपॉर्टेंट है भाई, उस पर बात करें। इसके पहले मूल्यांकन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो मूल्यांकन के लिए विशेषताएं, ध्यान देने योग्य बातें। देखो आप जो है कक्ष में बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हो, कुछ बातें जो आपको ध्यान देना है। तो मूल्यांकन में ज्ञान के तीनों पक्ष शामिल हो, अर्थात ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। आपने मान लीजिए कक्षा में आपको मूल्यांकन करना है लिखित रूप से, तो उस पे ज्ञानात्मक स्तर के प्रश्न हो, भावात्मक स्तर के प्रश्न और क्रियात्मक, ये तीनों कौशलों पर आपको विशेष फोकस करना है। आंतरिक और बाह्य पक्ष का भी ज्ञान बच्चों को हो। मूल्यांकन व्यापक और सतत हो, सतत करेंगे यही उचित है, यही अच्छा है। संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच करने वाला हो, क्रमबद्ध हो, आंकड़ों का संग्रहण करने योग्य हो, ये मूल्यांकन में ध्यान देने योग्य बात हो गई। मूल्यांकन के प्रकार की मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या 3 प्रकार हैं? एक तो है लिखित मूल्यांकन, दूसरा है मौखिक मूल्यांकन और तीसरा है आपका प्रायोगिक मूल्यांकन। लिखित मतलब रिटर्न में जिसका एग्जाम मूल्यांकन हो लिखित है, पूछ के बीच बीच में मूल्यांकन हो वो मौखिक है, प्रोजेक्ट के माध्यम से जब मूल्यांकन हो वो प्रायोगिक है। ठीक है, अब मूल्यांकन क्यों जरूरी है, समझ में आने लायक बात यही है कि मूल्यांकन क्यों जरूरी है। तो उपचारात्मक शिक्षण हेतु, अब मैंने क्या कहा, मूल्यांकन की परिभाषा, बच्चों ने क्या सीखा, कितना सीखा, कहां तक सीखा, क्या चीजें सीख पाया और क्या नहीं सीख पाया, उसको जानना ही मूल्यांकन है। अब मान लीजिए बच्चा ये चीज नहीं सीख पाया, वो कैसे पता चला, हमने मूल्यांकन किया बच्चे का तो हमको पता चला कि बच्चा ये चीज नहीं सीख पाया। अब उसको रिमेडियल टीचिंग देंगे, उपचारात्मक शिक्षण देंगे, अर्थात जिसको वो नहीं सीख पाया है उस पॉइंट को हम उसको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये आ गया उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन से कमियों का ज्ञान होता है, बच्चे में क्या कमी है ये हमको पता चलता है, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकते हैं। भविष्य में भी जब आप अगली बार जब योजना बनाओगे तो उन बच्चों के अलग से पॉइंट को शामिल करोगे तो इसका भी लाभ है। व्यवहारगत परिवर्तन का नाम भी है आपका मूल्यांकन जब आप कर रहे हो, तो व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में भी आप पता लगा सकते हो कि कैसे ये बच्चे का व्यवहार कैसे बदलता है, इस तरह से, है ना। तो ये सभी जो है मूल्यांकन के लिए जानना जरूरी है, मूल्यांकन जरूरी है। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन क्यों जरूरी है, मूल्यांकन के क्या प्रकार होते हैं, मूल्यांकन के क्या क्या गुण हो सकते हैं, मूल्यांकन के संबंध में ये तमाम जो पॉइंट है आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटी सी पॉइंट को कोठारी आयोग को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि मैंने बाल विकास में ऑलरेडी इसको कंप्लीट करवा दिया है। कोठारी जितने भी आयोग है शिक्षा से संबंधित मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया हुआ है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा 2 मिनट नहीं लूंगा, 1 मिनट। कोठारी आयोग 1966 में बना। इसमें सामाजिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। कोठारी आयोग का क्या कहना है, मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, इसलिए सीसीई की जिक्र किया गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। यह शिक्षण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, जो कि शिक्षक के उद्देश्य मतलब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते इनका हम उपयोग करें, ये ज्यादा उचित है। ये कोठारी आयोग में स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया है। ठीक है भाई, तो चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। इसी के साथ में आपका मूल्यांकन का जो सेशन है वह पूरी तरीके से समाप्त भी हो गया और पूरा आपका सामाजिक विज्ञान की इकाईवार यूनिट समाप्त हो गई।
जो साथी सिलेबस रखे होंगे वो जा करके देखिए। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का सिलेबस जाके देखिए। सामाजिक विज्ञान में कुल 13 इकाई है और इन 13 इकाइयों को मैंने कंप्लीट करवा दिया, अर्थात शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की तैयारी आपका मैंने करवा दिया। सामाजिक विज्ञान का यदि आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपके पास समय है, सीजी टेट की पेपर 2 की भी मैंने तैयारी करवा दिया। जो भी साथी हैं पूरा जो है प्लेलिस्ट बना है, जा करके देख सकते हैं। इन 13 जो हमने क्लासेस लिया हुआ है और जो पढ़ाया हुआ है उनका पीडीएफ यदि आप खरीदना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो तो सिर्फ 150 रुपए शुल्क के साथ आपको ये मिलेगी। और ये कहाँ मिलेगी दोस्तों? तो हमारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाइए, सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और आपको ये विषय मिल जाएंगी। तो बिल्कुल आप परचेस कर सकते हो। 150 रुपए की नॉमिनल शुल्क के साथ पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो रही है। आगे कुछ एमसीक्यूज भी हैं जिसको हम जो है रेगुलर करेंगे। सब्जेक्ट वाइज का बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सर विषयवार मतलब टॉपिक वाइज जैसे जैसे टॉपिक आपने पढ़ाया है उसी के आधार पर आप एमसीक्यू लाइए। तो ठीक है साथियों, हम उसी के आधार पर एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं व्यापम में उसी को लेकर मैं बात करूंगा, है ना। और मैं इस एमसीक्यू चला भी रहा था, उसको आप देख लीजिए। मैं इसी प्लेलिस्ट में सामाजिक विज्ञान में ही मैं उसको आज की क्लासेस का मैं लिंक डालूंगा, उसके बाद उसको मैं डाल दिया रहूंगा। उसको भी बिल्कुल आप इकाई वार जा जाके जो देख सकते हैं अलग अलग वीडियो। अब 6-7 वीडियो ऑलरेडी एमसीक्यू का अपलोड हो चुका है। इस 13 यूनिट के नीचे में वो रहेगा, फिर रेगुलर जो अपलोड होते जाएगा उसको भी मैं उसी में डालते जाऊंगा। ठीक है भाई, तो बिल्कुल आप सभी साथी जा करके देखेंगे। और पीडीएफ नोट्स लेना है हमारे, यदि शिक्षक भर्ती की पेड बैच से ज्वाइन होना चाहते हो, पेड क्लास लेना चाहते हो, तो शिक्षक वर्ग 2 का देखिए शिक्षक वर्ग 2 का 1199 रुपए है। और पूरा विषय आपको मिलेंगी, वीडियो भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे और लाइव टेस्ट भी मिलेंगे। ये सभी चीजें बिल्कुल जो है 1199 रुपए शिक्षक वर्ग 2 का मिलेंगे। सहायक शिक्षक वाले हैं तो 999 रुपए में कंप्लीट मिलेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी बिल्कुल जुड़ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नए साथी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे साथियों आप रेगुलर एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए विमल सर को इजाजत दीजिए। बने रहिए सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। चैनल को लाइक तो जरूर कीजिए मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।